यस, वेरी गुड इवनिंग। पहला चैप्टर मेंस का जो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की वीडियो डली 2-3 दिनों पहले, बहुत शानदार रिस्पांस था आपका और बच्चों के मैसेजेस काफ़ी सारे आए इंस्टाग्राम पे कि सर जल्दी ही आर्ग्यूमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट और इन्फ्लुएंस का वीडियो डालिए, साथ में इनपुट आउटपुट का पजल्स के कुछ। बेटा पूरी कोशिश रहती है मेरी जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो आपके लिए करूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट क्या है कि ऑफलाइन में भी कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पर, तो वो भी ज़रूरी है। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 18 से पहले ये सारे ही चैप्टर डाल दूँ। इसलिए मैंने क्या किया है कि आज से हर दिन एक वीडियो बैंकिंग का आता रहेगा, बाकी सीसेट और एसएससी वाला जो वीक में 2 चलेगा वो चलता रहेगा, लेकिन ये वाली वीडियो जो बैंकिंग वाली है वो रोज़ आती रहेगी, आपको रोज़ आपको मिलेगा ये। आई होप आप जो मेंस का प्रिपरेशन है बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेंस का प्रिपरेशन कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बस ये ध्यान रखते चलिएगा कि आप ऑलरेडी दुनिया से एक स्टेप आगे निकल चुके हो, अपने एम, अपने जो ख्वाब है आपके, उसके एक कदम क्लोज पहुंच चुके हो। इस बात को मन में रखिएगा, फिर आपका बहुत शानदार प्रिपरेशन रहेगा और रिजल्ट आपका हो जाना है। ठीक है, चलते हैं पढ़ाई की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। सी, जैसे अजम्पशन के टॉपिक में मैंने आपसे बोला था कि यू हैव टू थिंक, और वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू हैव टू थिंक एज ए स्टेटमेंट मेकर। अगर आप वो समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अजम्पशन कैसा रहेगा। वहाँ पर क्वेश्चन कैसा था, इम्प्लिसिट क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा, क्या होगा ये। आर्ग्यूमेंट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन दैट। इसमें क्या है, इसमें यू हैव टू गिव योर ओपिनियन अबाउट समथिंग। If you are supporting or you are not supporting, doesn't matter, strong हो सकता है। You are supporting and whatever the words you are using, the way you are speaking, you are not supporting, but the word you are using, the way you are speaking, वो आपके आर्ग्यूमेंट को वीक बना सकता है। मतलब सिंपल ये कि इस टॉपिक में आपके जो आंसर मिलेंगे वो मिलेंगे ये कि विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक। रिसेंट पास्ट में जो पेपर्स आए हैं उसमें देखा ये गया है कि आपसे एक स्टेटमेंट दिया गया होगा लगभग 100 वर्ड्स का या 50 वर्ड्स का, और नीचे 4, 5, 6 आर्ग्यूमेंट गिवन होंगे। लास्ट ईयर के पेपर में इनफैक्ट था ऐसा, और उसमें पूछ लिया गया कि इन 6 में से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट नीचे, या नीचे जो लाइन्स स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें कौन सा ऐसा है जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को वीकेन कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो स्ट्रेंथन कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देन। सपोज समझ रहे हैं, अब ये स्ट्रेंथन कर रहा है इसका क्या मतलब, वीकेन कर रहा है इसका क्या मतलब। अगर अपन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ ले तो हमारे लिए इस चैप्टर को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो समझिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कैसा कर सकते हैं। जस्ट सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपना एक प्रोपेगेंडा बना लिया, अपनी प्लानिंग कर ली कि इस जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में ये प्लानिंग लेके चलना है, हमें इन चीज़ों को टारगेट करना है हमें। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने ये बोला कि अगर आप मुझे जिताते हो, आप मुझे सिलेक्ट करते हो, इस इलेक्शन में विनर बनाते हो, तो मैं आपके लिए बिजली फ्री कर दूंगा, मैं आपके लिए वाटर फ्री कर दूंगा। डन? नो इश्यू, इज इट ओके? यस। एक स्टेटमेंट दे दिया, और अब हमें इस स्टेटमेंट को 100% करेक्ट कंसीडर करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा शानदार सा एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, ताकि आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर पाऊँ, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ये समझ में आने लग जाए कि करना क्या है। मेरे बच्चे, ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ना, इसमें बच्चे एक्चुअल में कन्फ्यूज यहीं रहते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि हमें किस बेसिस पे स्टेटमेंट को रीड करना है और किस बेसिस पे नीचे दिए गए ऑप्शन को रीड करना है, ताकि कनेक्ट कर पाए जो पूछ रहा है वो।
डन। तो क्लियर करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने प्लानिंग में ये बोला कि अगर ये पर्टिकुलर इलेक्शन में आप मुझे जिताते हो तो मैं आपके लिए बिजली भी फ्री कर दूंगा और पानी भी फ्री कर दूंगा। और इस स्टेटमेंट के नीचे 4 5 6 ऑप्शंस गिवन होंगे और अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा गिवन स्टेटमेंट नीचे है जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वीकेन कर रहा है, कमजोर बना रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, अब ध्यान से सुनिए। नीचे दिए गए जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी लाइंस होंगे, उसमें से सारे वो लाइन जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा होगा वो सब उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ऐसा कोई भी लाइन जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगेंस्ट होगा, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, वो उसको कमजोर बनाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगर मैं सपोर्ट में हूं पॉजिटिवली, या अगर मैं उसके बारे में नेगेटिव भी बोल रहा हूं बट लॉजिकली रीजन मैं प्रॉपर दे रहा हूं, दैट इज लॉजिकली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अब कई बार दिमाग में ये कंफ्यूजन जब समझ में आ जाता है कि जो जिसमें यस लगा हुआ है सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें नो लगा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकता है ना, बस उसके कंडीशन। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें नीचे एक स्टेटमेंट गिवन होगा आर्गुमेंट में, यस द नेक्स्ट 5 years द चार्जेस ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल होता है, जो बिल में जनरेट होता है 1 यूनिट का, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। एक स्टेटमेंट ये गिवन है। अब ये स्टेटमेंट ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को कमजोर बना रहा है या मजबूत, स्ट्रॉन्ग बना रहा है या वीक, स्ट्रेंथन कर रहा है या वीक, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आपने क्लियरली ये बोल दिया है कि थ्रू आउट द इनकम्बेंसी पीरियड मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने वाला हूँ, तो रेट्स जो रेट्स होंगे उसके फ्लक्चुएशन, उसके चेंजेस से इस स्टेटमेंट में क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो बात यहाँ ये रही कि हमने ये बोला कि थ्रू आउट द 5 years कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। फ्लक्चुएशन आए, फ्लक्चुएशन नहीं आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमसे तो ये वादा किया गया है कि अगर मैं जीतूंगा तो बिजली आपके लिए फ्री रहेगा, आप जितना भी यूनिट यूज़ कर लीजिए उतना यूनिट। डन, चलो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आगे नीचे एक चीज़ और दी गई है और उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया, for the purpose of commercial use the rate of electricity will be increased by 2 rupees per unit। एक बात कह दिया, एक क्लॉज लगा दिया, क्या कि अगर आप बिजली का कॉमर्शियली यूज करोगे तो हम इसके रेट को 2 रुपये पर यूनिट बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब ऊपर जो दिया गया स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को ध्यान में रख के अगर इसको सोचे तो ये उसके अगेंस्ट में हो गया। इसका मतलब ये उसको वीक कर रहा है, पहले कही गई बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार और समझ लीजिए, मैं किसी मीटिंग में दोस्तों के साथ बैठते हुए एक बात कह देता हूँ कि आज से मैं 100% फोकस्ड रहूँगा, पढ़ाई करूँगा, लड़कियों के बारे में नहीं सोचूंगा, ये आशिकी से बच के रहूँगा, चीज़ों को सॉर्टेड रखूँगा, पढ़ाई पे खूब ध्यान दूंगा। डन। और कल होके मेरा कोई एक दोस्त इन 4-5 चीज़ें जो हमने कही है उसी में से किसी एक को करते हुए देख लेता है। तो मेरा जो पहले कही गई बात है और दूसरा जो किया गया एक्शन है वो उसको कमजोर बना दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दैट इज आर्गुमेंट वीकेन। लेकिन अगर मैंने जो बोल दिया, अगर मैं वो कर रहा हूँ, आगे आने वाले बिहेवियर में दिख रहा है, दैट विल स्ट्रेंथन। और यही आपको यहाँ पर यूज करना है। समझ आ रही बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट statement argument is a logical reasoning topic where you must evaluate a given statement and determine which of the provided arguments supporting or opposing are strong and logically valid। सपोर्ट भी कर सकता है और उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। देखिए बहुत सिंपल, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे वे में मैं समझा पाऊँ इसको। क्या लिखा है? A strong argument is direct, relevant and practical। क्या क्या है? ध्यान से समझिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या है हमारे पास। ये है डायरेक्ट है,
क्या क्या है? डायरेक्ट है, रेलेवेंट है एंड प्रैक्टिकल। अब इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट का मतलब ये कि मैंने कुछ बात जो कहनी है, मुझे ये कहना है कि मैं कल से क्लास नहीं लूँगा, मुझे ये कहना है कि मैं कल से क्लास लूँगा, डायरेक्टली बोल दूंगा कि बच्चों कल क्लास नहीं होगी। अब मैं उसी बात को ऐसा राउंड राउंड घुमा के बोल रहा हूँ कि कल मुझे सुबह में यहाँ जाना है, फिर मैं वहाँ से लौट के आऊँगा तो मुझे वहाँ जाना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना, 50 काम। समझ आ रही है बात? एम्बिग्यूअस हो गया ना, डिफरेंट ये हो जाता है आपका वीकेंड। तो हमसे क्या बोला जा रहा है? डायरेक्ट हो, रिलेवेंट हो, प्रैक्टिकल हो। वाइल अ वीक वन इज ऑफन वेग, जो क्लियर ना हो, इररिलेवेंट, टॉपिक से अलग हो, डिफरेंट हो, हटा हुआ हो। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच की, कोई उसमें आके घुस गया फुटबॉल की बात कर दे, दैट इज इररिलेवेंट, बेस्ड ऑन असम्पशन। बहुत ध्यान रखना, अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट में पॉसिबल केसेस का यूज कर रहे हो, इमेजिनेशन का यूज कर रहे हो, वो वीक होगा। आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग तब होता है जब अपन फैक्ट पे बात करते हैं कि दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट आई एम सेइंग दिस, ताकि सामने वाले के पास इसको मानने के अलावा दूसरा ऑप्शन बचे ही ना। दैट विल बी स्ट्रांग, राइट। नेक्स्ट, टू सक्सीड एनालाइज द आर्ग्यूमेंट ऑफ देयर रिलेवेंट टू स्टेटमेंट देयर प्रैक्टिकल, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया है। Should all the drugs patented and manufactured in Western country be first tried out on a simple basis before giving license for sale to the general public in India? इस स्टेटमेंट को समझिए। एक बात कही गई है, सपोज कर लीजिए कि कोई दवाई जो अमेरिका में बनता हो, क्या उसको इंडियन लोगों को डायरेक्टली यूज के लिए दे देना चाहिए, या पहले उस पर्टिकुलर मेडिसिन का इंडिया में ट्रायल किया जाना चाहिए? अब समझिए, अमेरिका का जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, जो कंडीशंस है, वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ का ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। अब इस दोनों डिफरेंट चीज़ में जो केमिकल्स उस मेडिसिन में यूज़ किया गया है, वो सेम रिएक्ट करेगा या डिफरेंट? वहाँ के लोगों का जो बॉडी की कंडीशन है वो वहाँ के वेदर के हिसाब से सेटल्ड है, हमारे यहाँ के यहाँ पे सेटल्ड है। उस मेडिसिन की कंडीशन कैसी होगी, ये डायरेक्टली दे देने से हो सकता है बहुत पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है बहुत नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब ट्रायल की कंडीशन होनी चाहिए। वही ये पूछ रहा है कि क्या शुड, मतलब लगा दिए कि क्या ऑल द ड्रग्स पेटेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज बी फर्स्ट ट्राइड, को पहले ट्राई किया जाना चाहिए ऑन सैंपल बेसिस। क्वेश्चन ये पूछा है क्या ट्राई करना चाहिए, आपका आंसर होगा यस, तब भी चेक करेंगे, नो तब भी चेक करेंगे। आंसर वन है यस, मेनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेज एंड ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन एंड हेंस इट इज नेसेसरी। इसने बोला कि हाँ, क्योंकि इंडियन लोगों पर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। क्या ये यहाँ जो दी गई है बात उससे रिलेटेड लॉजिकली बात कर रहा है? इज इट सो? यस, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। Can I know this is just not feasible and hence cannot be implemented? देखो, नो कहने का एक अलग तरीका हो सकता था कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी इंडियन लोगों के ऊपर भी यूज़ किया गया तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं, या इंडिया से कुछ लोगों को ले जाके वहाँ पर ट्रायल बेसिस पे कर लिया इसलिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने क्या बोला, ये कह रहा है कि नहीं ये फिजिबल नहीं है ना, दिस इज़ नॉट फिजिबल एंड हेंस ये फिजिबल नहीं है, हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं हमारे लिए। बिल्कुल गलत है, लॉजिकली ही रिलेवेंट नहीं है कि अगर आपके लिए फिजिबल नहीं तो आप कुछ भी खिला दोगे, मार दोगे 100 लोगों को, 1000 लोगों को, लाखों लोगों को, ये तो अपन नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। दिस इज द वे टू हैंडल द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, आगे अच्छे क्वेश्चन भी चलिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। So these are the topics I had taken for debate. Is it wrong to wear socks with sandals? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Is it better to be a superhero or a super villain? बहुत शानदार क्वेश्चन है। Should homework be abolished? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कमेंट जरूर करना वीडियो पे देख के। क्या लिखा है, हाउ टू अप्रोच स्टेटमेंट एंड, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इज रिलेवेंट डायरेक्टली बता दिया था मैंने। इधर चलते हैं, एनालाइज फॉर लॉजिकल एलिमेंट्स।
इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ लाइन्स यहाँ लिखे हैं जो मैं चाहता हूँ एक बार आपको ज़रूर बता दें, और वो क्या क्या है, ये रहा। Does the argument directly support or oppose the statement? Is the argument based on fact or it's purely on opinion? Analyze for logical events. Is the argument realize? इसकी जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या कैसा होना चाहिए। आगे चल लेते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट फॉर्मेट ऐसा रहेगा, आगे आते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। लेट्स सी क्या कह रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन प्लेस ऑफ तेलुगु मीडियम फॉर क्लास 1 to 6। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने स्टेट में एजुकेशन अब तेलुगु लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में नहीं देगा। किस में देगा? इंग्लिश लैंग्वेज में। किस क्लास 1 to 6 के लिए? ओके। इन गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल की बात की जा रही है, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर्स, मतलब सपोज कर लीजिए अभी दिसंबर, अभी नवंबर का महीना है, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर मार्च में शुरू होगा, अप्रैल में शुरू होगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट ईयर से, यानी कि मार्च मंथ से, अप्रैल मंथ से जब भी सेशन शुरू होगा, हम बच्चों को तेलुगु में नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। राइट? ओके। अब हमें इसको चेक करना है कि ये जो दी गई ये बात है, ये क्या सही है आंध्र प्रदेश के स्टेप? अगर सही है तो क्यों, आप देखना पड़ेगा। ये गलत है तो क्यों, ये देखना पड़ेगा। दैट इज समथिंग। तो क्या लिखा है आर्ग्यूमेंट? यस, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इज अ ड्रीम फॉर लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सी, मुझे ये नहीं पता कि बैकवर्ड क्लासेस और अपर क्लासेस की बात की गई है। इन गवर्नमेंट स्कूल की बात की है तो आज के सिनेरियो को देख के अपन ये तो मान ही ले कि गवर्नमेंट स्कूल में मतलब बच्चे मीडियम क्लास के बच्चे या उससे लोअर क्लास वाले बच्चे ही पढ़ रहे होंगे, और ऑफ कोर्स उनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए उनका ख्वाब तो रहता ही है कि हमारे बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल के लेवल का एजुकेशन दिया जाए, अच्छे इंग्लिश मीडियम की तरह। इसका मतलब फर्स्ट वन मुझे ऐसा लग रहा है सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, नो इफ इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। ध्यान से पढ़ना। अब देखो यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नो लिख तो दिया है, बट नो लिखने का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि वो वीक हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। पोटैटो इज गुड फॉर हेल्थ। कुछ लोग कहेगा यस, क्योंकि उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है। दूसरा कहेगा नो, उसको ज्यादा खाने से फैट बहुत बढ़ता है। दोनों ही करेक्ट है। एक ने यस में अपना ओपिनियन दिया, एक ने नो में दिया, दोनों लॉजिकली करेक्ट है। तो यस वाला भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और नो वाला भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। राइट? चलो, नो if is introduced from the next year, student will put in inconvenience। वहाँ के जो बच्चे होंगे उनको बहुत दिक्कतें होंगी। क्यों? given the quality of our teachers as they are not proficient enough to teach in English। अब सुनो, हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। क्या हमारे जो टीचर्स हैं जो अभी तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे, जिनकी हायरिंग उस चीज़ के बेसिस पे की गई थी, क्या वो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होंगे? क्या इतना टाइम उनको मिलेगा कि वो उनकी लेवल पे पहुंचे कि बच्चों को उस हिसाब से अंडरस्टैंड करा पाए जैसा वो रीजनल लैंग्वेज में करा रहे थे? थोड़ा मुश्किल होगा, और उसी बात को उन्होंने बोल दिया है कि इनकन्वीनियंस हो जाएगा। दैट्स वन। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नो conclusion, वो argument 3, no, there are many IAS and IPS officers who have studied in their mother language। इन्होंने एक नई बात कही है, इस चीज को निगेट करते हुए बोला कि नहीं, मैं इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे गवर्नमेंट के इस जॉब में बहुत शानदार कंडीशन में भी बड़े ऐसे सारे लोग हैं, IAS IPS हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, और वो IAS है, IPS है। बट इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि क्या ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? क्या डायरेक्टली ये बता पा रहा है कि ये जो डिसीजन है ये गलत है या सही है? आएंगे उस पर, पहले नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, 4th वन। यस, English has always been a problem for the student of government school in competitive examination and interview। कह रहा है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जाते हैं competitive एग्जामिनेशन में, उनको हमेशा दिक्कत होती है इंग्लिश में। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं,
जो कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा वो सब अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं तो वो मानेंगे, एग्री करेंगे कि हाँ यार ये वाली दिक्कत तो कहीं ना कहीं हमने फेस किया है। एक ऐसा बच्चा जो अच्छे प्राइवेट स्कूल से या अच्छे वैसे स्कूल से जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाती हो, अगर रेगुलर बेसिस पे या बचपन से उनको वो चीज़ें दी गई है तो वो कहीं ना कहीं एक अपर एज लेके चला जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। अब बात रही 1 to 4 तो मैंने करेक्ट कर दिया, थर्ड मैंने रोका है। थर्ड के लिए मैं एक बार ऊपर और जाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट डिटेल दे पाए। नो, देयर आर मेनी आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर हु हैव स्टडीड इन देयर मदर लैंग्वेज। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो मदर लैंग्वेज में, जो तेलुगु होंगे तेलुगु में, कन्नड़ होंगे अलग, मलयालम में, हिंदी में पढ़ा होगा। मतलब इंग्लिश इंपॉर्टेंट है बट इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, तेलुगु फॉर क्लास 1 to 6 गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, इज दिस डिसीजन गुड। अब मुझे ये बताइए, क्या ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ तो मैं सबको आईएएस ही बना दूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ मैं सबको आईपीएस ही बना दूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले सारे बच्चे इंजीनियर ही बन जाए? क्या ऐसी कुछ बात कही गई है? क्या ये जो थर्ड वाला लाइन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उस वाले से? मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये थोड़ा सा वेग है, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है। सो as per my opinion the answer should be 1, 2 and 4 are strong. डन? समझ आ रही है चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें मैंने डायरेक्टली मेंशन ही कर दिया है, गिव आंसर, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, रीड एंड गिव द आंसर। देन तब तक मुझे थोड़ा सा पानी की रिक्वायरमेंट फील हो रही है तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए क्या लिखा है, ट्री प्लेज एन स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये इसी बहुत सही बात कह दी इसने, करेक्ट बात है। इन द अर्बन इन्वायरमेंट, अर्बन एरिया में जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज एक्नॉलेज्ड इन द गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मतलब गवर्नमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसमें ये बात माना गया है कि जो ट्रीज है वो अर्बन एरिया में हमारे क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। और ये करेक्ट है, क्योंकि अपन रहते हैं तो हमें पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी जितना ज़्यादा हो अपने को फ्रेश एयर मिलेगा उतनी चीज़ें अच्छी रहेगी। अब हमसे पूछा क्या गया आर्ग्यूमेंट, ट्री हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर पोल्यूशन रिडक्शन। कह रहे कि पोल्यूशन रिडक्शन पे जो ट्री के रिटर्न है, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर पोल्यूशन। क्या लगता है आपको पोल्यूशन में? एक नज़रिए से देखें तो यस, पोल्यूशन को कम करने के लिए ट्री इज़ द बेस्ट, है ना, अपन मान सकते हैं, अग्री कर सकते हैं, यस। तो कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट 1। आर्ग्यूमेंट 2, ट्रीज इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन देयर इमीडिएट विसिनिटी अबाउट 100 feet और सो। अच्छा, इसमें क्या बोला गया पर्टिकुलर ट्री के बारे में कि वो 100 feet के आसपास का जो एयर है उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से बचाता है, उसको क्या करता है, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो हमारा बोथ ही आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ 1 and 2, राइट। बस ध्यान रखिएगा कि जो बात ऊपर कही गई है, नीचे जो आर्ग्यूमेंट गिवन है, वो कितना लॉजिकली कनेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन आज का लास्ट सॉल्व करके फिर आज के सेशन को ख़त्म करेंगे। दिस वन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से लेके आया हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये आपको एग्जैक्ट पैटर्न अभी के एग्जामिनेशन का बताया। क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय सम मोर स्टेटमेंट, यू हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ देम वीकेंस। ध्यान से देखिए, विच ऑफ देम वीकेंस स्टेटमेंट, मतलब ऊपर एक स्टेटमेंट गिवन है और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, कौन सा उसको वीकेंड कर रहा है। यहाँ से लिखिए, द नीति आयोग रिलीज्ड द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी warning that India is facing its worst water crisis in history। नीति आयोग ने एक पर्टिकुलर रिसर्च किया उन्होंने
उसका रिजल्ट दिया है। अब बोला है, वार्न किया है दैट इंडिया इज फेसिंग द वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन हिस्ट्री एंड दैट द डिमांड फॉर पोर्टेबल वाटर विल आउटस्ट्रिप सप्लाई। बाप रे, 2030 तक, 2030 तक। इफ स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर स्टेप्स नहीं लिया गया तो दिक्कत हो जाएगी पोर्टेबल वाटर का। कब तक? 2030 तक। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है ये एक फैक्ट पे बेस्ड है। किसने? नीति आयोग ने एक रिसर्च किया जिसके बेसिस पे ये बात कही कि वर्स्ट क्राइसिस से इंडिया गुजर रही है पोर्टेबल वाटर की कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंस द एबव स्टेटमेंट। अब ऊपर जो दी गई है स्टेटमेंट, उसको ये ए बी सी डी ई में से कौन सा वीक कर रहा है? लेट्स कम टुगेदर। करंटली 600 million Indians face high to extreme water shortage and about 2 lakh people die every year due to inadequate access to potable water, पीने वाले पानी। अब क्या ये जो यहाँ गिवन है, क्या ये इस पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन है उसको सपोर्ट कर रहा है? क्या लॉजिकली ये बता रहा है कि हाँ तुमने जो बात इधर कही है मैं भी वही बात कह रहा हूँ, कहने का तरीका डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है? आप कहोगे हाँ सर, समहाउ यहाँ पर जो फैक्ट डायरेक्टली क्लियर नहीं गिवन था और क्लियरली गिवन है, सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट, पीपल मे फेस water scarcity and the country will suffer a loss of up to 6% of the GDP। क्या यहाँ जो इंफॉर्मेशन है, डेटा गिवन है, फैक्ट गिवन है, क्या इसको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2030 तक लिखा है, बट एक बात जरूर कही है, इफ स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर स्टेप्स लिया गया, बचाया गया, प्रिजर्व किया गया, यूज अच्छे से किया गया तो अपन बच सकते हैं उस कंडीशन से। नेक्स्ट, the country's nearly 70% of water is contaminated, which puts India at the 120th position among 122 countries in water quality index। क्या ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये यहाँ जो कंडीशन है उसको सपोर्ट कर रहा है, लॉजिकली बता रहा है कि तुमने जो बात कही है वही है, वेज डिफरेंस? यस। नेक्स्ट, द रैंक ऑफ ऑल स्टेट्स in the index on the composite water management comprising 9 broad sectors with 28 different indicators covering various aspects of groundwater, restoration of water bodies, irrigation, farmers, drinking water policy and governance। अब इसमें क्या उन्होंने बोला है, इसमें ध्यान से देखिए कि उसमें उन्होंने बोला है क्या, the rank of all states in the index on the composite water management के बेसिस पे comprising 9 broad sectors, अलग अलग 28 different indicators covering various aspects of groundwater, restoration of water bodies, irrigation, farm practice, drinking water policy and governance। ये बात जो कही गई है ये हमें इस लाइन तक लेके आती है, इफ स्टेप्स आर नॉट टेकन। क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? बिल्कुल लिए जा रहे हैं। क्या स्टेप्स लिए जाएंगे तो ये जो सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन से हम बच सकते हैं? बच सकते हैं। क्या ये ऐसी बात कुछ भी है जो इसके अगेंस्ट ये कॉन्ट्राडिक्टी कर दिया? मुझे फिलहाल ABCD तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है। एक बार नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द कंडीशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर करेंटली इंडिया इज बेटर देन द वाटर क्राइसिस which India had faced in 1960। अब ध्यान से पढ़ो एक बार, यहाँ पर इन्होंने लिखा है रिलीज द रिजल्ट ऑफ स्टडी वार्निंग द इंडिया इज फेसिंग द वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन हिस्ट्री। अभी तक का सबसे खराब है। इन्होंने क्या बोल दिया? नहीं, इससे ज़्यादा खराब कब था? 1960 में। क्या डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को एक जब रखोगे तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं? आंसर है यस। इसका मतलब ये जो हो गया स्टेटमेंट ई, ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, उसको वीक बना रहा है, जो सही बात नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि एक घर के अगर 4 लोग हैं और 4 लोगों को किसी 5वें लोगों से मीटिंग करनी है तो उनकी आपस में ऐसी पैचअप होनी चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए कि चारों के चारों जब जाए तो एक ही बात बोले। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे ए बोल दे और बी सी बोल दे, डिफरेंट बोल दे, कमज़ोर हो जाता है, वीक पड़ जाता है। आपको बस अच्छा, इसकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत हद तक ना अपन जो डे टू डे लाइफ है ना उससे रिलेटेड होती है। क्या सोच रहे हैं, कितना क्रिटिकल सोच रहे हैं, कितना लॉजिकल सोच रहे हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है,
ये सारी चीज़ें यहीं से होके जाती है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। डन। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉज एंड इफेक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के साथ। टिल देन प्रिपेयर करते रहिए, खूब सारा प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट एवरीडे 10 क्वेश्चन तो लॉजिकल रीजनिंग के लगाते ही रहना, मेरे साथ मिलकर पढ़ते रहिए। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।